हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQ-IAS पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के लोगों का कहना है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और जीएस में बहुत छोटा सा हिस्सा इसका पूछा जाता है, जबकि ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। तो आज इसी टॉपिक की हम लोग पड़ताल करेंगे, साथ के साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पूरा सिलेबस है वो क्या है, किस तरीके से है और क्या वास्तव में वो है आपके जीएस से बड़ा है या छोटा है। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक ही है हमारा कि सच जाने हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस ज़्यादा है या आपके हिस्ट्री जीएस का सिलेबस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है और कौन कम है। आज इसी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं डिटेल सिलेबस एनालिसिस पर। ठीक है। तो आज हमने इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल के पूरे सिलेबस पर पूरी व्याख्या करेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, टोटल डिटेल एनालिसिस इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जीएस को लेकर के जीएस का सिलेबस की अगर हम लोग चर्चा करें तो जीएस में आपके दो पेपर होते हैं, प्री का और मेंस का। प्री और मेंस दोनों में आपका जीएस का सिलेबस इंक्लूड है, लेकिन जीएस के प्री में अगर हम बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, जीएस के प्रीवियस प्री में एग्जाम जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें यूपीएससी ने केवल और केवल एक टॉपिक दिया हुआ है, इतिहास एवं कला संस्कृति। इतिहास एवं कला संस्कृति की चर्चा की हुई है, बस इतना टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है। ओके। और दूसरा जो मेंस में जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, तो मेंस में जो सिलेबस है उसकी हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि जो जीएस का पेपर 1 है, फर्स्ट पेपर, उसमें आपका हिस्ट्री का सिलेबस मेंशन किया हुआ है। इसमें आपका ध्यान रखिएगा, इतिहास, कला संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, और आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय दिए हुए हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के नेशनल मूवमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री एंड कल्चर। ये टॉपिक केवल यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर हम यूपीएससी के प्रश्न और देखें, क्वेश्चंस देखें जो यूपीएससी में अभी तक आए हुए हैं, उन क्वेश्चन का नेचर देखें, उनका डायमेंशन देखें, तो आपको लगेगा कि जीएस का सिलेबस काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ना पड़ता है। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपको किस लेवल पर, कितने स्तर पर आपको पढ़ना पड़ता है। आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में, प्री एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन प्लस आपके इसमें आते हैं हिस्ट्री से, और जीएस के फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक रहता ही रहता है। तो ये तो हमारा टॉपिक ही है जिसमें है। ठीक है। ये इतना एक टॉपिक है, क्लियर, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते। और यहां से हम बात करें तो आपके लगभग 6 क्वेश्चन, 6 जो क्वेश्चंस हैं, 6 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, जिनमें से 3 प्रश्न जो होते हैं आपके 10-10 नंबर के होते हैं और 3 15-15 नंबर के, यानी कि कुल मिलाकर के 75 मार्क्स के आपका ये पेपर रहता है। कम से कम ये 75 मार्क्स का है। तो ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि सिलेबस में आपके यूपीएससी ने जो मेंशन किया हुआ वो क्या है। अब बात करते हैं एक्चुअल सिलेबस को लेकर के कि एक्चुअल सिलेबस क्या है। ध्यान रखिएगा, तब जाकर के ऑप्शनल के सिलेबस को हम इससे कंपेयर कर पाएंगे, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा ऑप्शनल सिलेबस का पूरा डिस्कशन कितना है, क्या उसके डिस्कशन से या उससे सिलेबस से हमें जीएस में हेल्प मिल सकती है या जीएस से ऑप्शनल में हेल्प मिल सकती है, कहां हमको हेल्प मिल सकती है, वो पूरी चर्चा मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। ठीक है। तो हम पहली बात कर रहे हैं जीएस को लेकर के। दोस्तों, जीएस में हम बात करें तो आपके प्री एग्जाम को लेकर के हम बात करें तो इसमें आपका देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी कि एंशियंट, मिडेबल और मॉडर्न, आधुनिक भारत का इतिहास,
ये तीनों के तीनों पोर्शन आपके इंक्लूड हैं, तीनों के तीनों पोर्शन शामिल हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तीनों पोर्शन। और इसके साथ में, इन तीनों के साथ में इसी पीरियड का पूरा कला संस्कृति का भी सिलेबस इसमें इंक्लूड है, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब आप सोचिएगा इतिहास में बचा क्या है। यहां पर बोलेंगे ये तो सब कुछ है ही है, इसमें केवल कुछ एक जो एम्परर्स हैं, जो किंग हैं, जो राजा हैं, शासक हैं, उनकी पर्सनल कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ इसमें आता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है इसमें। एवरीथिंग इज इंक्लूड इन दिस सेगमेंट, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में वो सभी हैं, आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है, ठीक है ना, आपके स्कल्पचर है यानी कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, नाटक, रंगमंच, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, ठीक है ना, भाषा साहित्य का विकास, एवरीथिंग, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जितने भी चीजें हैं, त्योहार है, मेले हैं, रंगमंच है, जितने भी है, आपकी पपेटरी है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपकी क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली, ये सारी चीजों से संबंधित आपके प्रश्न रहते हैं। करंट भी रहते हैं और ट्रेडिशनल भी रहते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन है जीएस का, इसमें सारा का सारा सिलेबस इसमें इंक्लूड है, कोई चीज इसमें नहीं छूटती है। बल्कि इसमें ध्यान रखिए, प्री में आपके क्वेश्चन जो आते हैं फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों रहते हैं, यानी कि तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार के आपके रहते हैं। यानी कि इसमें आप सोचें कि कुछ हम छोड़ने की उम्मीद हो तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। इसीलिए स्टूडेंट जो है हिस्ट्री को लेकर घबराने लगते हैं कि हिस्ट्री में बहुत फैक्ट हैं, कितना याद करेंगे, एटसेट्रा, बड़ा घबराए हुए तो रहते हैं। खैर, वो उनका क्वेश्चन अपनी जगह पर वाजिब है, समझ में आता है। दूसरा है मेंस का पेपर। मेंस में देखें तो मेंस का जो GS1 का पेपर है उसमें आप देखेंगे तो आपका प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये पूरा सिलेबस है। आधुनिक भारत का इतिहास ये भी है, और साथ के साथ आधुनिक विश्व का इतिहास भी उसमें शामिल है। आधुनिक विश्व इतिहास, वो पूरा का पूरा सिलेबस इसमें शामिल है, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। साथ के साथ ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन है, ये वाला इंडियन वाला, इसका इसी के साथ में कला संस्कृति भी इसमें शामिल होती है। और कला संस्कृति में मैंने ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था, इसमें स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, नाटक, रंगमंच, कठपुतली, त्योहार, मेले, ठीक है ना, आपके विभिन्न प्रकार के युद्ध कलाएं, आपके, और चले जाइए तो आपका हस्तशिल्प एवं अन्य जो कुछ भी हैं, ये सारे के सारे डायमेंशन आपके इसमें रहते हैं, प्री में भी और मेंस में भी, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्री में एंड मेंस में कहीं पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें सांस्कृतिक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी रहते हैं। मेंस में पूछने की संभावना आपकी सबसे ज्यादा यहां तक रहती है, उसके बाद नहीं। ये पोर्शन आपके मेंस के लिए भी है, बाकी सारे के सारे प्री के लिए हैं। ये जीएस का आपका टोटल डिटेल सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर का। इसमें मैंने आपको, ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने आपको दर्शन, धर्म, समाज, साहित्य, विज्ञान, ये सब मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया था। ये तो कला के रूप हैं और ये आपके संस्कृति के रूप हैं। अब बताइए इसमें से क्या छोड़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। नेचुरल सी बात है, इस सिलेबस को देख करके कोई भी घबराएगा, जीएस के सिलेबस को देख करके, कि हाँ वास्तव में ये है। और नेचुरल सी बात है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो इससे ऊपर जा करके ऑप्शनल का लेवल तो इससे ऊपर होगा ही होगा,
ये डेफिनेट सी बात है, कोई भी कहेगा आप बिल्कुल सत्य मानेंगे। क्या ये सत्य है? इतिहास तो भी बचा हुआ है, राजा महाराजा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें तो इसमें और बची हुई हैं। विश्व का इतिहास भी है इसमें। हाँ, तो विश्व का इतिहास भी इसमें शामिल है, पूरा का पूरा आधुनिक विश्व का इतिहास, यानी पुनर्जागरण से लेकर के 1945 तक और 1945 के बाद का पूरा इतिहास पूरा इसमें है। यानी कि इसमें दोनों डायमेंशन इसमें इंक्लूड है। हाँ, जीएस में यहां से आपका लगभग एक प्रश्न आपका यहां से आता है, लगभग 1 से 2 प्रश्न आपके यहां से आते हैं जीएस में, और बाकी लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न यहां से आते हैं। टोटल मिलाकर के ये रहे इतने। ये वो हैं जो जीएस 1 के पेपर में आते हैं। इसी इतिहास का हिस्सा पढ़ेंगे तो आपके जीएस के पेपर 2 में है, जहां संवैधानिक विकास पूछा जाता है और इंटरनेशनल रिलेशन 1945 के बाद की जो दुनिया बदली है उसके बारे में पूछा जाता है। आईआर में भी पूछा जाता है। आप चले जाएंगे तो इथिक्स के पेपर में भी आपके 2 यूनिट हैं, 4th पेपर में इथिक्स में, जहां फिलोसफर्स और जो आपके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके जो इथिकल थॉट्स हैं, नैतिक विचार हैं, उनके बारे में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो विदाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? तो जीएस में अच्छा खासा हिस्ट्री का रोल है, ये है, इसीलिए पूरा सिलेबस है इसका। ठीक है ना? ये कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको यहां जीएस का मैंने बता दिया। अब बात आती है कि इसमें से आप क्या छोड़ सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, जीएस में आपके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, नो चॉइस, आपको सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए स्टूडेंट की सबसे बड़ी परेशानी है कि हम क्या पढ़ें। इसके लिए ज्यादा समय दे नहीं सकता, बहुत ज्यादा समझ में आता नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें समझ में आता भी नहीं है, क्योंकि जो नॉन ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट स्टूडेंट है, जो गैर मानविकी विषय का जो स्टूडेंट होता है, उसको ये सब चीजें बहुत ज्यादा गहराई में समझ में नहीं आती, बशर्ते कि वो सिस्टमेटिकली उसको ना पढ़े। तो अगर आप सिस्टमेटिकली उसको पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से कवर करते हैं, तो डेफिनेट आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कितना पोर्शन आपके ऑप्शनल में आता है, या ऑप्शनल का कितना पोर्शन आपके जीएस में आता है। उसको हम लोग चर्चा यहां पर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक ही है हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के डिटेल एनालिसिस, उसका सिलेबस क्या है। साथ के साथ अगर यहां पे आपके कंपैरिजन हो रहा है तो ये भी हम देख सकते हैं। साथ के साथ अगर हम यहां देखें तो इसका कंपैरिजन भी हम यहां कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना, तो इस समय स्टडी IQ IAS ने आप लोगों के लिए एक इंडियन समर सेल का ऑफर आपको लॉन्च किया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग इस समय हिंदी मीडियम में हिस्ट्री ऑप्शनल जो विषय है 2025-2026 को टारगेट करते हुए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिसंबर से पहले आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 2025-2026 में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए समय रहते हुए, जिससे कि समय पर इसका रिवीजन हो सके, समय पर प्रॉपर सारी चीजें हो सके। ठीक ना? इसमें इस समय आप लोगों को मात्र 14,999 रुपए में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा MK Live। यानी कि मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरा कोड यूज करिए और मेरे साथ हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के अपना टारगेट बनाइए। जो मेरा टारगेट है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को 300+ मार्क्स आपको दिला के रहूं। जब मेरे 361% मार्क्स आ सकते हैं तो आप लोगों के 60% क्यों नहीं आ सकते? और मैं भी नॉन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का ही स्टूडेंट रहा हूं ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन के बाद मैंने PG किया है हिस्ट्री में। मैं BSc कंप्यूटर साइंस रहा, लेकिन पढ़ने का तरीका मैंने बदला, समझने का तरीका बदला, सारी चीजें बदली, और उसी नए तरीके से मैं हिस्ट्री पढ़ना पढ़ाना पसंद करता हूं। उसका अपने एक पैटर्न है, और इसी में ध्यान रखिएगा, इसमें आपको वो सारी चीजें फैसिलिटी मिलेंगी जो UPSC ऑप्शनल के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज तो रहेगी, साथ के साथ इसमें आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, क्लास की PPTs, मॉडल आंसर्स, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज प्लस आपका क्रक्स, ये सब कुछ इंक्लूड है।
साथ के साथ इसमें फाइल मेंटेनेंस सिस्टम के थ्रू, एफएमएस सिस्टम के थ्रू आप लोगों के पर्सनल लेवल पर आंसर राइटिंग को इंप्रूवमेंट कराना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। लगभग 5 से 6 महीने के क्लास है, कोर्स रहेगा, जिसमें आप सारी चीज़ों को, सारे टॉपिक को कवर करेंगे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, जिसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस एंड फॉर्मेटिंग का वे, तरीका, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से दिमाग में सेट भी कर सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इतिहास हिस्ट्री ऑप्शनल में कहीं पर भी फैक्चुअल पोर्शन नहीं पूछा जाता, इसलिए दिमाग से हटा दीजिए। कंसेप्चुअली हम सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली कैसे पढ़ेंगे आप इसमें देख सकते हैं, और उसी के थ्रू आपको 300+ मार्क्स दिलवाने के लिए मैं एश्योर करता हूं आप लोगों को। तो इस बैच का फायदा उठाइए 15 मई तक, 15 मई तक इसका फायदा उठाइए। और इस बैच में एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है, इट इज ओनली 20 मई, 20 मई तक की इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है। उसके बाद बैच क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस आगे निकल चुका होगा। उसके बाद आप लोगों को उसमें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बीच टॉपिक में जब आप आएंगे तो कैसे कवर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये हमने देखा। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इस चीज को देखिएगा कि जो मैंने कहा था कि पेपर है, ये जीएस के पेपर है। जीएस के पेपर में आपके 6 क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा। तो ये देखेंगे, सेल स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर, भारत में बौद्ध धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म में भी पाल डायनेस्टी के बारे में, लॉर्ड कर्जन की नीतियां राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके दूरगामी प्रभाव, ठीक है ना, भारतीय दर्शन और परंपरा, भारतीय स्मारकों की कल्पना का आकार देने, मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत के रूप में, ठीक है ना, 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया। यानी कुल मिलाकर के एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाते हैं, और वो भी अच्छे लेवल के, अच्छे स्टैंडर्ड के, जो कि आप साधारण किताबों से आप नहीं पढ़ पाते। ये मैं एग्जाम्पल के द्वारा दोहराता हूं। इसमें देखेंगे भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन, यंग बंगाल ब्रह्म समाज, भारतीय रियासतों का एकीकरण की प्रक्रिया यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, नरमपंथियों की भूमिका किस सीमा तक, असहयोग आंदोलन में भूमिका, 2 विश्व युद्ध की कहानी के बीच का लोकतंत्री राज्य प्रणाली क्या है, ये सारा का सारा गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। ये जो क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडिया के, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फ्रीडम मूवमेंट से लेकर के कोई भी, अब आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये मैंने 2 आपके यहां पर दिखाए, बताए मैंने कि किस किस तरीके से। अब यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक चर्चा करता हूं, उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, और वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस। अगर आप कहें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस, ये देखा, हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शनल में आप अच्छे से जानते हैं कि 2 सब्जेक्ट होते हैं। 1 मिनट रुकिए। ठीक है ना? हिस्ट्री, इतिहास वैकल्पिक विषय, इसका डिटेल एनालिसिस सिलेबस का मैं अब आपको कम सामने करता हूं। डिटेल एनालिसिस, तब जाकर के आप कंपैरेटिव स्टडी आप कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है? इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में भी आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसमें देखेंगे तो आपका ध्यान रखिएगा, पार्ट ए में आता है प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, और पार्ट बी में आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। यानी कि आपका फर्स्ट पेपर जो है आपका, जो कि 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का, वो उसमें आपके आते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन और प्राचीन भारत का इतिहास। ये रहे, ये इसमें सिलेबस में है। इसमें कंप्लीट सारी चीजें हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट, यानी कि पाषाण काल से लेकर के आपके गुप्तोत्तर काल तक का पूरा सिलेबस है, गुप्तोत्तर काल। साथ के साथ इसमें दक्षिण भारत का इतिहास भी है,
उसके भी क्वेश्चन आते हैं जो प्राचीन काल में मौजूद हैं। उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत में बात करें तो राजपूत काल, हर्षवर्धन के काल के बाद में राजपूत काल से लेकर के आपके मुगल तक पूरा पीरियड इसमें शामिल होता है, मुगल तक। साथ के साथ इसमें भक्ति आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन इसमें आता है। इसी में क्षेत्रीय राज्य आते हैं और इसी में आपका आता है कौन सा एक टॉपिक जो इसके दक्षिण भारत का इतिहास है, दक्षिण भारत का। ये आपको मैं सिलेबस का एक ब्रीफ आपको दे रहा हूं जो आप समझिएगा। इसकी हम बात करें तो यहां पर भी आप देखिएगा, यहां पर भी पार्ट ए और पार्ट बी, ये भी 250 वर्ड्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है, वर्ड्स का नहीं। यहां पर देखेंगे तो पार्ट ए में देखेंगे तो यहां पर आता है आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और यहां आता है आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास यहां पर आता है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आता है आधुनिक विश्व के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में इसमें आता है 1857 से पूर्व जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपीय कंपनी है, यूरोपीय कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी समस्त नीतियां जो भी हैं वो सब इसमें शामिल आता है। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, धार्मिक नीति, सांस्कृतिक नीति, प्रशासनिक नीति, सारी की सारी नीतियां इसमें रहती हैं। कौन सी भारत में भारत पर शासन स्थापित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी नीतियां उन्होंने बनाई हैं, वो सारी नीतियां इसमें रहती हैं। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक आता है इसमें विद्रोह का, जो भी सभी विद्रोह हैं, और तीसरा आता है 1857 के बाद का, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। यानी कि 1947 और 47 के तक का ये पूरा का पूरा सिलेबस ये रहा यहां पर, ठीक है ना। विश्व इतिहास में बात करें तो हम यहां पर कह सकते हैं कि इटली का पुनर्जागरण से लेकर के, इटली के पुनर्जागरण से लेकर के, जहां से पुनर्जागरण शुरू होता है वहां से लेकर के एक पोर्शन बनता है 1945 तक, ये रहा पार्ट 1, 1945 तक, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हो गया। और दूसरा बनता है 1945 के बाद का पार्ट 2, इसके बाद का बाद, जिसमें दो जो विश्व थे, रशिया और अमेरिका, उनके बीच का शीत युद्ध, तीसरा गुट का खड़ा होना, गुट निरपेक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होना, ये सारे टॉपिक इसमें है, ठीक है ना। इसी में सोवियत संघ का विघटन है, इसी में यूरोपियन यूनियन का गठन है, इसी में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण है, इसी टॉपिक में ये सारे टॉपिक हैं। और ध्यान रखना यही सारे टॉपिक जीएस के पेपर 2 में भी हैं, जहां आईआर पढ़ते हैं उसमें यही सेम टॉपिक वहां पर भी हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपके सारे टॉपिक हैं। इसी में आपकी फ्रीडम देखेंगे तो उसमें फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, सारी क्रांतियां इसमें हैं, ठीक है ना। प्रतिक्रांतियां, एंटी रिवॉल्यूशन भी हैं, ठीक है ना। विश्व के देशों का अन्य देशों पर आपका नियंत्रण भी है, उपनिवेशवाद भी है और भी उपनिवेशवाद भी है, यानी कि उपनिवेशों पर कब्जा करना, उपनिवेश बनाना और उनका छूटना, ये दोनों टॉपिक इसमें शामिल है। जर्मनी का नाजीवाद, फांसीवाद, सारी गतिविधियां इसमें शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर के सारा सिलेबस इसमें शामिल है विश्व इतिहास का। तो मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके सिलेबस में बची हुई हो, इसमें कोई शक नहीं। अब बात ये आती है कि सिलेबस तो ये पूरा का पूरा है, इसमें देख करके लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ा सिलेबस है। यही सिलेबस को अगर हम बात करें जीएस के सिलेबस से, तो एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑप्शनल फर्स्ट पेपर, यहां पर आपको ध्यान रखना टोटल आपके पार्ट ए और पार्ट बी, यहां पर आपके ध्यान रखना 4 प्रश्न यहां होते हैं और 4 प्रश्न यहां होते हैं। प्रश्न, क्वेश्चन, प्रश्न, इन टोटल 8 में से आपको कोई भी 5 प्रश्न करने होते हैं।
तो यानी कि इसका मतलब है कि आपके पास चॉइस है, चॉइस है। यहां पर भी सेम उसी तरीके से आपके पास चॉइस है। यानी कि जब चॉइस है तो फिर हम पूरा सिलेबस क्यों पढ़ेंगे? और दूसरी बात, जीएस में आपका फैक्ट और कंसेप्ट दोनों आता है, जबकि यहां पर ओनली कंसेप्ट पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट। फैक्ट तो हमको पढ़ना ही नहीं है, और फैक्ट पढ़ लेंगे तो जीएस का सिलेबस हो गया, फैक्ट छोड़ देंगे तो यह काम चल जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं, चॉइस है। चॉइस का मतलब है कि यहां पर आपको कोई भी 5 प्रश्न करने हैं। सेम यहां पर भी 5 प्रश्न करने हैं, 8 में से, आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस ये रहे। यहां पर भी कंडीशन ये होती है, यहां पर बहुत अच्छी चीज पता है क्या है? पेपर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ये होता है मैप का। फर्स्ट क्वेश्चन किसका होता है? मैप का। और सेकंड क्वेश्चन होता है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी कर लीजिए, वो पूरे सिलेबस को लेकर के होता है। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, वो फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है, जिसे हम कहते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ये शॉर्ट नोट का होता है, शॉर्ट नोट्स। ठीक है ना? और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? कंपलसरी, अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं, कंपलसरी, ये दोनों प्रश्न। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी 3 क्वेश्चन और कीजिए इन 6 में से। तो जो मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन यहां से हो गया, तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, इन 6 में से, उसमें शर्त यह है कि कम से कम इन दोनों के अलावा दोनों से कम एक प्रश्न और करना है। इसके लिए मेरा जो कंसेप्ट है वो है 2+3 का कंसेप्ट, 2+3 का कंसेप्ट। यानी कि 2 यहां से करने हैं और 3 यहां से करने हैं। ठीक है ना? जब 2 यहां से करने हैं तो बहुत आसान हो जाता है करना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वो क्वेश्चन नंबर ये हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और कर दीजिए बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सिलेबस का छोटा सा पोर्शन पढ़ लें तो हम एंशिएंट इंडिया पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? ये देखिएगा, ये एंशिएंट इंडिया का 2015 का क्वेश्चन है, 2015 का सेकंड क्वेश्चन है। ये देखेंगे प्राचीन भारत श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य बोले तो वैदिक काल का, या साहित्य में वैदिक धर्म का, वैदिक साहित्य के बारे में बात की गई। ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की गई। पुरातत्व विज्ञान आर्यों को नहीं जानता, पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात की गई। इसका मतलब हो गया कि अगर वैदिक काल तक हम पढ़ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। यानी पाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, और उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड। यानी कि स्टार्टिंग के वैदिक केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। और पहला क्वेश्चन मैप का होता है, और मैप में कुछ है नहीं। अब बताइए कि जब आपका इतना क्वेश्चन यहां से मिलना है, 4 ही टॉपिक पढ़ने हैं हमको, तो पूरा एंशिएंट इंडिया हम क्यों पढ़ेंगे? Why we need to read the whole ancient Indian history for optional subject? जीएस के लिए पूरा पढ़ना है। कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा डोंट नो, बट यहां से कंफर्म है। यानी कि सिर्फ पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, ताम्रपाषाण काल, ठीक है ना, तीसरा इसमें सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, और चौथा वैदिक पीरियड। और हमेशा इन 4 टॉपिक में से पहला यानी कि दूसरा क्वेश्चन हमेशा मिल जाता है, तो हमें पूरा उसके बाद पढ़ना ही नहीं है। हमें महाजनपद, बुद्ध युग, ठीक है ना, मौर्य पीरियड, लेटर मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड, हमको पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़ना है। यानी कि 1/3 एंशिएंट हिस्ट्री मोर देन एनफ। और ये एसी 2015 का नहीं, एवरी ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। ये देखिए, ये 2023 का है, ये रहा नवपाषाण युग, सिंधु सरस्वती सांस्कृतिक क्षेत्र, आर्यों की समस्या, ये रहे तीनों।
स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में से ही आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं पूरे के पूरे, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब बताइए, क्या हमें पूरा का पूरा होल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, या हम इन 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कर ले, बाकी हम पढ़े ही नहीं और केवल जीएस के लिए पढ़ के जाए? तो आर्ट एंड कल्चर जीएस के लिए पढ़ लीजिए और बाकी इतना कर लीजिए, आपका काम हो गया। या जीएस का जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ जाइए, यानी कि इन डेप्थ पढ़ जाइए, एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए, आपका ऑप्शनल तैयार हो गया। यानी कि पूरा एंशिएंट पढ़िए जीएस के लिए और उनमें से ये 4 चैप्टर थोड़े ढंग से पढ़ जाइए, यानी कि उसके हर डायमेंशन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लीजिए। और फैक्ट तो पढ़ना ही नहीं है, जबकि प्री के लिए जीएस की हिस्ट्री के लिए आपको फैक्ट्स पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना। तो ये मैंने आसान कर दिया है कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल कितना यूजफुल है। आपको एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ना ही नहीं है, नो नीड। और लोग घबराते हैं, अरे इसका सिलेबस इतना है, क्यों पढ़ना है? जबकि यहीं पर मैंने आपसे कहा, दूसरा यहां पर ये रहा आपका, इसमें से हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन, तो 5th तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा 6, 7, 8, अब 6, 7, 8 इसको पूरा सिलेबस हमको कम करके जाएंगे, यानी कि मिडिवल इंडिया हम पूरा कंप्लीट करेंगे, फुल कंप्लीट सिलेबस इसको कर जाएंगे, जिससे कि हमारा यहां पर ये क्वेश्चन या हमको 8वां क्वेश्चन करना पड़े तो इसको कर जाए। शॉर्ट नोट तो हम करेंगे ही करेंगे, जरूरत ही नहीं है, क्यों करेंगे? ठीक है ना? तो क्लियर हो गया। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमको पढ़ जाना है। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्यों आता है ऐसे। यह कश्मीर का प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिर स्थापत्य कला, मामल्लपुरम क्यों प्रसिद्ध है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य, मंगोल खतरे का सामना करने के लिए बलबन ने क्या कदम उठाए थे, तुझके बाबरी। क्यों? क्योंकि 5वां जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट का, उसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चन होते हैं। राजपूत काल से लेकर के मुगल काल तक के जितने भी टॉपिक बनते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सभी क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए मिडिवल इंडिया को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आपको शॉर्ट नोट करने हैं तो ऑप्शनल के लिए। और यहीं से आपके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए। क्या आपकी मंदिर स्थापत्य कला मामल्लपुरम है, कृष्णदेव राय है, मंगोल के लिए बलबन की नीति है, आप पढ़ते नहीं है क्या? तुझके बाबरी के बारे में नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं जीएस में। तुझके बाबरी के बारे में भी पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे, उसी पोर्शन को थोड़ा ढंग से पढ़ जाएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस अच्छे से कर लेंगे। सिलेबस ज्यादा नहीं है बल्कि कम है, बस उस टॉपिक को अच्छे से समझना है। ये रहा। ये इसी तरह से देखेंगे भारतीय सामंतवाद, अलबरूनी इतिहास के प्रमुख साक्ष्य के रूप में सूफी साहित्य, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के पतन हेतु आप किन कारकों को मानते हैं, दिल्ली सल्तनत का पतन कैसे हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति। ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप जीएस में नहीं पढ़ते हैं? कौन सा टॉपिक है? सारे टॉपिक पढ़ते हैं, सामंतवाद भी पढ़ते हैं, अलबरूनी भी पढ़ते हैं, सूफी साहित्य की किताबें भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आपके दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण भी आप पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। और ये आपके जीएस में भी पूछे जाते हैं, जीएस में इससे ज्यादा टफ पूछे जाते हैं, जीएस में इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब ये शॉर्ट नोट पूरा करना है तो पूरा मध्यकालीन भारत कर जाइए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो यानी कि एंशिएंट इंडिया 1/3 पढ़ना है और मिडिवल इंडिया पूरा पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आपका सिलेबस जीएस के सिलेबस से कम हो गया। और फैक्चुअल इसमें पढ़ना नहीं है, केवल कंसेप्ट पढ़ना है कि नहीं? तो दिमाग से इस बात को हटा दीजिए किसका सिलेबस ज्यादा है। यानी कि यूपीएससी ने सिलेबस आपका ऑप्शनल में दिया ज्यादा है, लेकिन पढ़ना नहीं है, जीएस में ज्यादा पढ़ना है। ओके, एक चीज। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा था वो यहां ध्यान रखिएगा, पेपर 2 की भी यही एक रणनीति है। जैसे मैंने कहा पार्ट ए, पार्ट बी, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है और ये मॉडर्न इंडिया का है। वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 ये कंपलसरी है, दोनों के दोनों ये तो करने ही करने हैं। इनमें से आपको कोई भी 2 या 3 करने हैं, यानी 2 इधर से 3 इधर से, या 2 इधर से 3 इधर से आपको सॉल्व करने हैं। अब बात ये आती है कहां से करें।
क्या आप वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे टॉपिक जानते हैं? क्या यहां पर कुछ छोड़ सकते हो? अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरा पढ़ करके आपके आईआर का पेपर कंप्लीट हो जाए तो मेरी यहां पर जो हमेशा से रणनीति रही है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए, वो रणनीति स्ट्रेटजी यही रही है कि मैं यहां से 2 और यहां से 3 क्वेश्चन यहां से सॉल्व करूं। 3 यानी कि ये रहे और 2 यानी कि ये रहे। अब डिपेंड ये करता है कि आप 1857 से पूर्व का इतिहास अच्छे से पढ़ जाइए, बाकी जीएस के लिए पढ़िए, यानी बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो जीएस के लिए पढ़िए। जीएस ज्यादा पढ़ना है, यहां तो पढ़ना ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके यहीं से मिल जाएगा सारा का सारा। कहां से? बिफोर 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से। कैसे उन्होंने इंडिया पर एक्सपेंशन किया, कैसे यहां पर आए, किन किन राज्यों को हराया, कौन कौन सी संधियां की, कौन कौन सी ट्रीटी की, कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, या तो उसको कर लीजिए, नहीं तो फिर आप आफ्टर 1857 पढ़ लीजिए, यानी कोई भी एक पोर्शन पढ़ लीजिए ऑप्शनल के लिए। बाकी पढ़ना है तो जीएस के लिए पढ़ के जाइए, ऑप्शनल के लिए जरूरत नहीं है। अब बता दीजिए, जब यहां से हमको 2 ही क्वेश्चन करने हैं तो हमारे लिए सिलेबस किसका ज्यादा हुआ, ऑप्शनल का या जीएस का? और जीएस में कोई चॉइस नहीं है कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिक्स है, एवरीथिंग इज फिक्स, सब कुछ फिक्स है यहां। तो मॉडर्न इंडिया आधा पढ़ना है, बाकी मॉडर्न जीएस के लिए पढ़ के जाइए ना। उसी तरीके से 1/3 हिस्ट्री एंशियंट पढ़ना है, बाकी जीएस के लिए पढ़ के जाइए, आर्ट एंड कल्चर। जीएस पर ध्यान दीजिए, यहां पर आपको उतने पोर्शन पर अच्छे से ग्रिप बना करके बेहतरीन परफेक्शन के साथ काम करना है। और वर्ड हिस्ट्री पूरा पढ़ के जाइए, 3 कंप्लीट वर्ड हिस्ट्री। इससे क्या होगा, आपका वर्ड हिस्ट्री से पूरा का पूरा आईआर वाला जो पोर्शन है जीएस का, वो भी यहां से तैयार हो जाएगा, बैकग्राउंड, बस केवल करंट पढ़ना रह जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। टेक्निकली मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, वो ये है कि प्राचीन भारत का इतिहास 1/3 भाग पढ़ना है ऑप्शनल के लिए, और 2/3 एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा वो पढ़ना है आपको जीएस के लिए। ठीक है ना? मध्यकालीन भारत, ये आपका 100% पूरा पढ़ना है। इससे दोनों काम हो जाएंगे, ऑप्शनल का भी और जीएस का भी, दोनों। इनमें से कुछ भी नहीं बचने वाला, ना आर्ट एंड कल्चर ना ट्रेडिशनल हिस्ट्री। उसी तरीके से आ जाइए आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत, इसमें क्या पढ़ना है आपको? आधा इतिहास पढ़ना है, हाफ पढ़ना है केवल ऑप्शनल के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग हाफ है, आधा जो बचा हुआ है, उसको पढ़ना है आपको जीएस के लिए। ठीक है ना? और विश्व इतिहास, विश्व इतिहास वो आप देख लीजिए पूरा का पूरा विश्व इतिहास, ये रहा। इसको 100% पूरा पढ़ना है, पूरा, ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी। क्यों? क्योंकि जीएस में बेशक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आईआर में, 2 क्वेश्चन कम से कम, तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से मिलेंगे जीएस में भी। तो आपको डबल ट्रिपल फायदा मिलना है। तो आप बता दीजिए कितना पोर्शन आपके लिए पढ़ने के लिए रह गया? आधा ही रह गया ना, हकीकत में देखा जाए तो लगभग आपका सिलेबस हिस्ट्री का। और इसमें ध्यान रखिए, ऑप्शनल में जीएस में जो आप बात करेंगे वो आप फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों पढ़ते हैं। जीएस में आप पढ़ते हैं फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स, ऑप्शनल में आप क्या पढ़ते हैं? ओनली कंसेप्ट्स, जस्ट ओनली।
तो अब बताइए, जीएस के सिलेबस से ऑप्शनल तैयार हो रहा है या ऑप्शनल के सिलेबस से जीएस तैयार हो रहा है? क्या है? अब ये आपके ऊपर चॉइस है, आप क्या डिसाइड करते हैं? सिलेबस किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा है? यही है डिटेल एनालिसिस सिलेबस की। तो जीएस के जितना पढ़ोगे उससे कम सिलेबस आपको पढ़ना है ऑप्शनल का। बस उस एक एक टॉपिक की थोड़ी सी गहराई के साथ समझ विकसित करनी है, अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है, आंसर राइटिंग अच्छी करनी है, बस नई डायमेंशन, नई अप्रोच के साथ उसको लिखना है। सिलेबस आपका ऑप्शनल का कम ही रहेगा। अब आपकी मर्जी है, आप क्या ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं। आप ये नहीं करना चाहते तब भी सिलेबस आपको हिस्ट्री का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुकता है। तो डेफिनेट उसको रिकवर तो करना पड़ेगा। और आप सोचें कि केवल एक या दो किताब से आपका काम चल जाए, तो बेटा यही रीजन है कि जीएस में मार्क्स नहीं आते, और जीएस में मार्क्स नहीं आते तो ऑप्शनल में भी नहीं आ पाते। ये रीजन है। अगर आपको चाहिए कि आपके ऑप्शनल में भी 300 प्लस मार्क्स आए और जीएस में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आपको ये ऑप्शनल चूज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं खुद, बल्कि मैंने बहुत सोच समझ करके इसको चूज किया, बहुत सोच समझ करके मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया है आपके बेनिफिट के लिए। बस एक अच्छी अप्रोच के साथ आंसर लिखेंगे, सिस्टमेटिकली आप आंसर लिखेंगे, सिस्टमेटिकली अपनी बात को कह के आएंगे, तो डेफिनेट आपको मार्क्स मिलेंगे। अब उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेने के लिए आप लोग इस कोड का यूज जरूर करिएगा, इसमें डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ के साथ मेरा कॉपरेशन, मेरा गाइडेंस, मेरा व्यूज आप लोगों के लिए जरूर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।